Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.aurodias.com. और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन माइंड मैप्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम करेंगे ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई भी प्रोविजंस नहीं दे रखी है और 42nd जो अमेंडमेंट थी 1976 की उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था एज अ न्यू पार्ट। कौन सा पार्ट? पार्ट 14A। सो दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड एज अ ट्रिब्यूनल। इस पार्ट को एज अ ट्रिब्यूनल एंटाइटल किया गया और इस पार्ट में दो आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के साथ और जो आर्टिकल 323B है वो डील करता है विद द ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में आर्टिकल 323A में बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 323A एम्पावर द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ administrative tribunals for the adjudication of dispute relating to the recruitment, condition of service of a person appointed to the public service of center, state, local bodies, public corporation and other authorities। तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करे, सेटअप करे। कौन से डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए? अगर कोई रिक्रूटमेंट के रिलेटेड में डिस्प्यूट आ रहा है या फिर कोई किसी पर्सन की कंडीशन ऑफ सर्विस के रिलेटेड में कोई डिस्प्यूट आ रहा है, सेंटर की पब्लिक सर्विसेज का, स्टेट की या फिर किसी लोकल बॉडीज की, तो उस चीज के लिए क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाए। सो इन पर्सुएंस ऑफ आर्टिकल 323A, सो इस आर्टिकल के तहत ही पार्लियामेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 पास किया। इस एक्ट के थ्रू क्या बोला गया कि एक्ट ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट to establish one central administrative tribunal and the state administrative tribunal। कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप करे और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया जाए। एंड एक्ट ओपन अ न्यू चैप्टर इन द स्फीयर ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट्स। तो इस एक्ट के थ्रू क्या एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ जिसके थ्रू जो था कि तेजी से और इनएक्सपेंसिव तरीके से जो जस्टिस मिल सके किसी भी पब्लिक सर्वेंट को। बिकॉज अगर कोई रिक्रूटमेंट के केस है, मान लीजिए कि अगर हम उसको एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो वो केस जो है वो सालों साल चलता रहेगा। मान लीजिए कि अगर कोई एक केस था किसी स्टेट की रिक्रूटमेंट का, अगर वो केस 7 साल चलता रहा तो 7 साल तक उस चीज के लिए रिक्रूटमेंट ही नहीं होगी उस पोस्ट के लिए, 7 साल तक वो वैसे ही रहेगी। तो उस चीज से जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स होंगे, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे। तो इस चीज के लिए एक जो था यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप करने की बात की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैट भी बोलते हैं। ये सेटअप किया गया था 1985 में विद द प्रिंसिपल बेंच एट दिल्ली। जो इसका प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है और इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं। सो एट प्रेजेंट जो है 17 रेगुलर बेंचेस हैं, 15 ऑफ विच ऑपरेट एट अ प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट। जो 15 हैं वो प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं और बाकी के जो 2 हैं वो जयपुर एंड लखनऊ में हैं। और जो कैट है, एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, यानी कि यहाँ पे कैट जो है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और जितने भी अदर सर्विसेज मैटर आते हैं पब्लिक सर्वेंट से उनके रिलेटेड। सो नेक्स्ट है कि इट्स जुरिस्डिक्शन एक्सटेंडेड टू ऑल इंडिया सर्विस। जो कैट की जुरिस्डिक्शन है वो सारे इंडिया की सर्विसेज तक एक्सटेंड होती हैं, चाहे वो सेंट्रल की सिविल सर्विसेज हो या फिर सिविल पोस्ट हो जो सेंटर के अंदर आती हैं, या फिर सिविलियन एम्प्लॉयज हो डिफेंस सर्विसेज के। यानी कि जो डिफेंस की आर्मी है उसके बिना जो वहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कुक हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो जो है वो भी इसके अंदर आएंगे। However, the member of a defense force officers and the servants of the Supreme Court and the secretarial staff of the Parliament are not covered by it। कि जो डिफेंस फोर्स के मेंबर हैं, यानी कि जो आर्मी वगैरह है या फिर ऑफिसर या सर्वेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के या पार्लियामेंट का स्टाफ है, वो इसके अंदर नहीं आएगा।
तो यहाँ पे जो कैट है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें कौन कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं। और ओरिजिनली जो कैट थी उसमें चेयरमैन होते थे, वाइस चेयरमैन होते थे और कुछ मेंबर्स होते थे। बट 2006 में जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का प्रोविजन था उसको रिमूव कर दिया गया बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। और एट प्रेजेंट यानी कि 2019 में जो या वहाँ पे यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है, चेयरमैन है एक, and the sanction strength of the member is a 65, and they can drawn from both judicial and administrative stream and are appointed by the president। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो members होंगे वो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों स्ट्रीम से लिए जाएंगे और उनको यहाँ पे अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। सो नेक्स्ट आता है कि दे होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। तो यहाँ पे वो 5 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेंगे या फिर जब तक वो 65 ईयर्स के होंगे। यानी कि चेयरमैन के केस में या तो वो 65 साल तक की उम्र के होंगे तब तक वो अपने ऑफिस में रहेंगे या फिर वो 5 साल के लिए रहेंगे। और मेंबर्स के केस में कितनी होगी एज, 62 ईयर्स। तो यहाँ पे और क्या बोला गया है कि जो कैट है वो जो सिविल प्रोसीजर कोड का प्रोसीजर है उससे बाउंडेड नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं है कि कैट को उसी प्रोसीजर से अपना काम करना होगा। जो कैट है वो एक नेचुरल जस्टिस पे डिपेंड है, यानी कि नेचुरल जस्टिस के द्वारा वो अपना काम करती है। तो यहाँ पे जो फीस होती है कैट की वो बहुत नॉमिनल होती है, दैट इज ₹50। जो एप्लीकेंट है में आइदर अपीयर इन पर्सन और थ्रू अ लॉयर, यानी कि जिसका डिस्प्यूट का केस चल रहा है यहाँ पे कैट में, वो पर्सन चाहे तो वो खुद भी आ सकता है या फिर सिर्फ अपने लॉयर के थ्रू भी केस लड़ सकता है। एंड ओरिजिनली जो अपील होती थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट कुड बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट नॉट इन द हाई कोर्ट। कि अगर किसी को कैट का कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसकी जो अपील होती थी फिर से वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, हाई कोर्ट में नहीं जाती थी। बट जो चंद्र कुमार केस था 1997 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो रिस्ट्रिक्शन है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कि यहाँ पे ये पॉसिबल अब ये पॉसिबल नहीं है कि जो एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट है अगर उसको कैट का कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, सबसे पहले उसको कंसर्न हाई कोर्ट में जाना होगा। उसके बाद अगर हाई कोर्ट का फैसला उसको नहीं अच्छा लगता देन वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सो नेक्स्ट आती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में क्या है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द सैट, दैट इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो जो है वो सैट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बट अगर वो कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट करे। अब तक जो सैट को सेटअप किया गया है 9 स्टेट्स में, दैट इज आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला। और जो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे जो थी हैज बीन एबॉलिश। तो यहाँ पे जो सैट थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था, बट सब्सिक्वेंटली हिमाचल प्रदेश ने फिर से उसको एस्टैब्लिश कर लिया। और जो तमिलनाडु है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है उसको फिर से री एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज रिक्वेस्टेड टू एस्टैब्लिश द सैट फॉर देयर स्टेट। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है हरियाणा की उन्होंने भी स्टेट सैट को अपनी स्टेट में एस्टैब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट की है। बट ऑन द अदर हैंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज सबमिटेड अ प्रपोजल फॉर द अबॉलिशन ऑफ ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे जो ओडिशा की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसको अबॉलिश करने के लिए जो प्रपोजल सबमिट किया है। And like the cat, SAT exercise original jurisdiction in related to the recruitment and all service matters of the state government employee। तो यहाँ पे कैट की तरह ही सैट के पास जो उस स्टेट की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगी उनकी रिक्रूटमेंट, उनके जितने भी सर्विस मैटर्स होंगे उनके रिगार्ड में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं सैट की वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा बट गवर्नर की कंसल्टेशन पे। और जो एक्ट है ऑल्सो मेक अ प्रोविजन फॉर सेटिंग अप द जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पे क्या है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को भी सेटअप किया जा सकता है, जिसे कि जैट बोलते हैं। एंड जैट एक्सरसाइज ऑल द जुरिस्डिक्शनल पावर्स एक्सरसाइज बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर सच स्टेट। तो यहाँ पे भी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास पावर्स होती हैं वो सारी इसको दी जाएगी। और जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होंगे इसके वो यहाँ पे भी अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा बट गवर्नर्स की कंसल्टेशन पे। यानी कि जो स्टेट्स जो है इस जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का पार्ट होंगे उनके गवर्नर्स की कंसल्टेशन पे। तो नेक्स्ट आते हैं ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। तो अंडर आर्टिकल 323B द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर।
आर्टिकल 323 बी के अंदर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई है कि वो कुछ और मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स सेटअप कर सकते हैं। कौन से हैं वो? टैक्सेशन के लिए, फॉरेन एक्सचेंज हुआ, इंडस्ट्रियल या फिर लेबर्स, लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शंस हुई पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की, कोई फूड स्टफ या फिर रेंट टेनेंसी राइट हुए। सो यहाँ पे आर्टिकल 323A एंड 323B डिफर इन द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट। तो यहाँ पे ये 2 आर्टिकल्स इन चीज़ों में डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो कौन से है कि जो आर्टिकल 323A है, कंटेम्पलेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर द पब्लिक सर्विस मैटर ओनली, कि यहाँ पे इसके अंदर जो ट्रिब्यूनल सेटअप की जाएंगी वो सिर्फ पब्लिक सर्विस मैटर के लिए की जाएंगी, और जो आर्टिकल 323B के लिए की जाएंगी वो बाकी के अदर जो मैटर होंगे जिनके बारे में अभी हमने बात की उनके लिए की जाएंगी। और जो आर्टिकल 323A के अंदर ट्रिब्यूनल्स आती हैं वो एस्टैब्लिश की जाएंगी सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा, बट जो 323B के अंदर आती हैं उनको पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कि जो आर्टिकल 323A है वहाँ पे ओनली 1 ट्रिब्यूनल होगी सेंटर के लिए, और 1 होगी एक स्टेट के लिए या फिर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ अ हायरार्की ऑफ अ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे कोई भी हायरार्की नहीं होगी ट्रिब्यूनल्स की। बट 323B के अंदर क्या है कि ट्रिब्यूनल्स की हायरार्की को क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।